Good morning, students. Good morning, students. Welcome to Filler Form channel. तो जैसा आप सभी जानते हैं कि एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, तो आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। तो इसे देखते हुए ही हम आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। तो जो है सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी के लिए आपको जो रेगुलर रहना है और 9 बजे मेरी डेली जो है क्लास होती है वो आपको अटेंड करनी है। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स इफ यू नो द आंसर, otherwise I will tell you the answer. स्टूडेंट्स आप चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। कौन सा व्यक्ति तब है जो इनमें से जो गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत से जुड़ा हुआ नहीं है? तो गुप्त काल में जो है गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है और जो है उसकी मरम्मत करवाई जाती है टाइम समय समय पर। तो ये कौन से हैं इनमें से व्यक्ति जो सुदर्शन झील की मरम्मत करते हैं और कौन नहीं करते हैं? तो स्कंदगुप्त का नाम है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मदत्त भी करते हैं, चक्रपालिता भी करते हैं। ये तीनों ही जो है व्यक्तियों का नाम जो है सुदर्शन झील की मरम्मत के साथ जुड़ा हुआ है। जो ऑप्शन डी है नंदन, इसका नाम ये नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें हमें पता चलता है, वहाँ पर हमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी अभिलेख में मिलता है और इसी से पता चलता है कि जो है सुदर्शन झील का निर्माण जो है वहाँ पर करवाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है नंदन आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो थे वो महावीर थे। जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे वो क्या थे? वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो महावीर जो है इसका राइट आंसर है, महावीर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाणिनि, प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि किस महाजनपद से संबंधित थे? तो व्याकरणविद पाणिनि जो है किस महाजनपद से जुड़े हुए थे? व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने और ये इनका संबंध जो है गांधार से, इनका जन्म गांधार में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुरू में 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली शहर राज्य था? तो यहाँ शहर राज्य बताना है जो 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली था। तो यहाँ पर मगध नहीं आएगा, मगध शहर नहीं साम्राज्य था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो काशी। काशी जो है काफी शक्तिशाली था, काफी शक्तिशाली शहर था और काफी विकसित था, समृद्ध था। काशी इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थल पर हड़प्पा पूर्व बसावट नहीं मिली है? ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, तो इनको सभी को आप नोट कर लेना।
आप 2 बार मेरी क्लासेस को देखिए, आपको अच्छे से इससे जो है याद हो जाएगा। तो बसावट नहीं मिली है किस स्थल पर? हड़प्पा पूर्व। हड़प्पा से पहले मतलब यहाँ पर जो है कोई सभ्यता का जो है विकसित नहीं हुई थी। तो हड़प्पा पूर्व बसावट का मतलब समझिए पहले कि हड़प्पा सभ्यता के उदय होने से पहले या अस्तित्व में आने से पहले यहाँ पर जो है और कोई सभ्यता अस्तित्व में नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धोलावीरा ही विकसित हुई थी सबसे पहले, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से ही हड़प्पा के नगरों में डैश में विभाजित किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर और नगरों को जो है आयताकार में विभाजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयताकार नगरों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट्स अपना नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस। और रेगुलर रहिए और मेरी क्लास को जो है लास्ट तक देखिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रायगढ़ के मुगलों के पतन के बाद जो है मराठा सरकार की अगली राजधानी, जो शिवाजी था उसने रायगढ़ को जो है मराठों की राजधानी बनाया था, लेकिन उसके बाद जो है मुगल रायगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद जो वो अपनी राजधानी बनाते हैं वो सतारा में बनाते हैं। तो सतारा है जो मराठों की राजधानी बनती है। तो मराठा सरकार की अगली राजधानी थी ये सतारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1739 में 1739 में मुगल सम्राट और नादिर शाह की सेनाओं के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो नादिर शाह के साथ जो है वो करनाल में हुआ था। इस समय मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो मुगल सम्राट थे और नादिर शाह की सेनाओं के बीच युद्ध वो करनाल में होता है। अगर आप सभी को इनके आंसर आते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, इससे आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी बेहतरीन तैयारी हो चुकी है और कितनी आपको करनी बाकी है। प्राचीन काल में भारतीयों ने यूनानियों से किस फील्ड में जो है बहुत कुछ सीखा था? तो मूर्ति कला में ज़्यादा सीखा था, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी यूनानी गांधार शैली में देखने को मिलेंगी। तो भारतीयों ने जो है मूर्ति कला में बहुत सी चीज़ों को सीखा था, यूनानियों से सीखा था। प्राचीन एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, मेडिवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटा गया है, 3 काल में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो आपको टाइम करना जरूरी है। यस सृष्टि, नेट जेआरएफ की ही तैयारी के लिए क्लास है और सी टेट के लिए भी है। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनानियों ने इस क्षेत्र में मूर्तिकला से बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है आप देखिए उस पर गांधार शैली और यूनानी शैलियों का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये ज्ञानी जेल सिंह थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो महासचिव रहे थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित बस्तियों में से एक नहीं था? तो यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है, चार ऑप्शन में से कौन जो है पुर्तगालियों की बस्तियां नहीं थी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सालसेट बेसिन, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम और ऑप्शन डी बॉम्बे। तो पुर्तगालियों की इनमें से जो बस्ती है नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ये आपके सामने ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। तो उड़ीसा में किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उत्तराधिकार। तो शिवाजी का कौन उत्तराधिकारी था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जो चैट बॉक्स में लिखिए। आप इस तरीके से आंसर करने से आपको हमेशा याद रहेंगे एग्जाम में। तो संभाजी जो था शिवाजी का उत्तराधिकारी था। भविष्य किसकी बात कर रही हो? ग्रुप में मैसेज नहीं डाला क्या? कौन से मैसेज की बात कर रही हो भवेश? आप डाल दीजिए अगर, या फिर आप वहां पे जो एडमिन है उसको बोल दिए ग्रुप में। तो जो शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? वो था संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की चाकू मारकर हत्या किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह की चाकू मारकर हत्या किसने की थी? अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुल खान। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुल खान। ये जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी। जिस वायसराय पर बम फेंका गया था लेकिन उसने भारतीयों के प्रति जो है अपना रवैया नहीं बदला था, वह था? बम किस वायसराय पर फैला था? तो ये फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। तो ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग पर ही जो है बम फेंका गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्तन जो है पुरापाषाण और मध्यपाषाण से संबंधित चित्रित के लिए जाता है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के जो है पेंटिंग्स देख सकते हैं। दोनों कालों से संबंधित जो पेंटिंग्स हैं वो आप भीमबेटका में देख सकते हो। तो भीमबेटका में है जहाँ पर आपको जो है पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग से जुड़े हुए जो है चित्र देख सकते हैं। दोनों कालों से संबंधित है यहाँ पर जो भी पेंटिंग्स की गई है, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे तंजौर के वक्कों के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में किया गया था? तो चोल राजा था, राजा राज प्रथम। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है, राज राजा प्रथम के काल में जो है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसे कि राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? तो जो पहली मार्क्सवादी क्रांति हुई थी
वो हुई थी। इसका आंसर जो है वो है रूस। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। रूस में है जो है पहली मार्क्सवादी क्रांति हुई थी। दूसरा है, गांधी ने किसके लिए कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो वो मेरी भाषा बोलेंगे, कि वो मेरी भाषा बोलेंगे जब मैं नहीं रहूंगा। पहले जो है तो ये थे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, गांधी ने ऐसा बोला था। पहले जो है जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बीच जो है कुछ बातें ऐसी थी जो टकराव हो जाता था, लेकिन विचारधाराओं में टकराव होता था। लेकिन गांधी जी ने कहा था जब मैं जाऊंगा तो वो मेरी भाषा बोलेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में उन्होंने कहा था। भारत के किस वायसराय ने पहली बार स्थानीय स्वशासन को चुनाव के आधार के रूप में इस्तेमाल किया था? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने वाले वायसराय, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पंचायती चुनाव भी चल रहे हैं हरियाणा में, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड रिपन जो थे, उन्होंने भारत में जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो इस तरीके से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, मार्च 1931। तो सभी का आपको जो इनका टाइम पता होना चाहिए। 1931। कृष्ण मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। दोनों ही है जो पहली बार लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच हुआ था, और दोनों पार्टी ने ही जो है एक साथ मिलकर कार्य करने का समझौता किया था। और यह आखिरी समझौता था जब दोनों पार्टियों ने जो मिलकर काम करने का समझौता किया था। इसके बाद फिर उनके बीच कोई भी समझौता नहीं होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। आखिर में 1947 में जाकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ही होता है। और अगस्त ऑफर ये 1940 है। तो अगस्त ऑफर लिनलिथगो लेके आए थे। उस समय जो भारत के वायसराय थे लिनलिथगो, वो अगस्त ऑफर लेके आए थे और भारतीयों को कुछ सुविधाएं देने की बात करते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इसको अगस्त ऑफर कहते हैं। उन्होंने जो है इसको अगस्त में 1940 में प्रस्तुत किया था, लेकिन यह असफल हो जाता है। और इसी के कारण जो है फिर गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी का जो है तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो इसमें टाइम देखें तो लखनऊ समझौता है, इसमें वह सबसे पहले हुई थी घटना 1916 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो हुआ वो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, क्रिस्प मिशन 1942 में, अगस्त ऑफर 1940 में। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे। देवदास लिखा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? किसने जो दलित लोगों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था? तो गांधी जी थे जिसने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। हरिजन का मतलब होता है भगवान के पुत्र पुत्रियां, गॉड सन। तो ये हरिजन शब्द का इस्तेमाल गांधी जी ने ही किया था। हरि मतलब भगवान और जन, भगवान के पुत्र जो है हरिजन का इस्तेमाल किया था। दलितों का इस्तेमाल गांधी जी ने नहीं किया था। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है गांधी जी ने की थी।
अगर यहाँ पे अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की बात हो तो वहाँ पे जो है अम्बेडकर ने की थी उसकी स्थापना, लेकिन हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने करवाए हुए हैं, ये अलग से हर एक जो कंसेप्ट डिटेल में मैंने आपको करवाया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना प्रस्तुत की थी उसको जो है बाल्कन योजना का नाम दिया था। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया है कि भारत के विखंडन की बाल्कन योजना किसके दिमाग की उपज थी। बाल्कन योजना थी कि भारत के जितने भी प्रांत थे अलग अलग, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, इन सभी को जो है अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार देना, ये भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो तो इनको आज़ादी दी गई थी। ये था बाल्कन योजना, और ये बाल्कन योजना जो है लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी। इसे डिगी बर्ड योजना भी कहते हैं। तो मैंने डिटेल में जो है अभी अपने क्लासेस में करवाया है, कुछ दिन पहले ही करवाया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बारे में डिटेल में। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको बाल्कन योजना का नाम दिया था। इस तरीके से तो भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और जैसा बाल्कन में था ना, अलग अलग कंट्री का शासन था हर प्रांत के ऊपर। तो बाल्कन योजना किसके दिमाग की योजना थी? ये थी लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की योजना थी। और इसको माउंटबेटन योजना को जो है बाल्कन योजना का नाम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और इस योजना को जो है स्वीकार नहीं किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जो दीन इलाही की स्थापना की थी उसका मकसद क्या था। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना कर जो मुसलमान और हिंदू दोनों को स्वीकार्य हो, एक ऐसी मतलब समानता पर लाने की कोशिश थी। अकबर ने जो इबादत खाने की स्थापना भी की थी 1575 में, उसका मतलब यही था कि सभी लोग जैन और सिख और मुस्लिम लोग जो है सिया सुन्नी एक स्थान पर आए। प्रार्थना स्थान, इबादत खाने को प्रार्थना स्थान बोला गया था, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होकर जो है आपस में एक सहमति तैयार करें। तो एक मतलब एक सहमति हो सभी धर्मों के बीच में। तो ये शुरुआत अकबर ने की थी। तो दीन इलाही की उन्होंने घोषणा की, दीन इलाही। तो ऐसे राष्ट्रीय धर्म की स्थापना जो मुसलमान और हिंदू को स्वीकार्य हो। तो अगला क्वेश्चन है, उस राजपूत सेनापति का नाम बताना आपको जिसने बाबर से हारने से पहले खानवा की लड़ाई बहादुरी से लड़ी थी। जो 1500 जो है 27 में जो है खानवा की लड़ाई होती है, बाबर और राणा सांगा के बीच होती है। खानवा की लड़ाई होती है बाबर और राणा सांगा के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राणा सांगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। तो बाबर से हारने से पहले जो खानवा की लड़ाई हुई थी वो राणा सांगा और बाबर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन किताबें कौन सा इसमें से सही है ये बताना। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी तारिक मोहम्मदी, ये इसकी पुस्तक का नाम नहीं है। अमीर खुसरो तबकात नासरी, ये इसकी पुस्तक का नाम नहीं है, ये भी गलत है। इब्न बतूता फतवा ए जहादारी, ये बर्नी की बुक है, ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। तबकात नासरी नहीं, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी फतवा ए जहादारी। तो ये सभी इब्न बतूता ने रहला बुक लिखी थी। तो इब्न बतूता ने जो है रबीन तुगलक के काल में भारत में आते हैं। रहला
तो इब्न बतूता ने जो बुक लिखी थी वो रहेला थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आए थे। मोरक्को का निवासी था ये, और 1333 में जो है भारत में आए थे। तो शम्स सिराज आफिक, तो ये जो आफिक आफिफ है, आफिफ की तारीख रोशाई बिल्कुल ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर है, जो इनमें से इन चार ऑप्शंस में से जो बिल्कुल सही है वो ऑप्शन डी है। शम्स सिराज आफिक ने जो है तारीख रोशाई लिखी थी, और बाकी तीन ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक थी फतवा जहादारी, और इब्न बतूता की रहेला। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रॉक कट यानी चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये किया गया था पल्लव काल में, ऐसा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो पल्लव काल में जो है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किया जाता है। यस, तो कुछ स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके से पल्लव किंग्स के काल, पल्लव जो काल था उसमें महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हड़प्पा के अधिकांश बड़े शहरों में किलेबंदी क्यों की गई थी? तो लुटेरों से सुरक्षा हो सके, पशु हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा हो सके, बाढ़ के खिलाफ सुरक्षा हो सके। तो इन सभी कारणों की वजह से जो है हड़प्पा के बड़े शहरों में किलेबंदी की गई थी। तो किलेबंदी का मकसद ही था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि भी करते थे, व्यापार वाणिज्य से। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर सभी। उपरोक्त सभी पर जो है जो है सिंधु घाटी लोगों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। सभी प्रति लोग कृषि भी करते थे, व्यापार भी, शिल्प भी, सभी चीजों का यहाँ जो है अच्छे से विकास हो चुका था। अर्थव्यवस्था इन सभी पर टिकी हुई थी। तो लोग वैदिक काल में जो है सरकार का सामान्य रूप क्या था? अभी जैसे इंडिया में जो सरकार का रूप डेमोक्रेटिक पार्टी है, जनता की जो है प्रतिनिधि ही चुनकर आकर पार्टी का निर्माण करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह जो वैदिक काल में जो भी है, जो है उस समय राजशाही होती थी। एक राजा होता था और उसकी प्रजा होती थी। तो जो राजा था इसको टैक्स मिलता था, प्रजा से, जनता से टैक्स मिलता था, यहाँ से इकट्ठा करता था। बदले में राजा जो है इस प्रजा की सुरक्षा करता था। तो इस तरीके से वैदिक काल में राजशाही सरकार का रूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल जो यहाँ चिकित्सक है तो वो याद किए जाते हैं सुश्रुत। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है सुश्रुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रसिद्ध इंडो यूनानी राजा था, ये मेनेंडर था। ये इंडो यूनानी राजा था मेनेंडर, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 मेनेंडर, इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम धातु के सिक्के का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया था? तो सबसे पहले जो है भारत के किस हिस्से में जो है सिक्के का इस्तेमाल किया हुआ शुरू हुआ था?
तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। यस, बहुत से स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो जो है भारत में जो सबसे पहले धातु के सिक्के चढ़े थे वो मध्य भारत का भाग गंगा का मैदान था। मध्य भारत का गंगा का जो मैदान था वहां पर जो है सबसे पहले जो है सिक्के पाए जाते हैं, और इसी के आधार पर यह कहा गया है कि धातु के सिक्के का इस्तेमाल सबसे पहले यहीं पर हुआ था, क्योंकि यहीं पर बड़ी मात्रा में जो है सिक्कों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर आप सभी को आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। और जो ये सरदार की उपाधि है, ये गुजरात में जब बारदोली सत्याग्रह होता है तो वहाँ की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो महिलाओं ने जो है बारदोली सत्याग्रह के समय ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार मतलब जो उनकी सुरक्षा के लिए है। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार ही पूछा गया है एग्जाम में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दिस क्वेश्चंस asked many times in exams. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे। कई बार AITUC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो याद रखना ऑल, ए से ऑल, आई से इंडिया, टी से ट्रेड, यू से यूनियन और सी से कांग्रेस। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? जो बिहार के चंपारण में आंदोलन शुरू हुआ था, ये क्यों शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था नील श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए। यहाँ से जो किसान थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी और समझौता किया जाता था कि उनके अपनी जमीन पर इतने हिस्से पर जो है खेती नील की करनी ही पड़ेगी। लेकिन बाद में जब यूरोप में नील कृत्रिम रूप से बनाया जाने लगा तो नील की मांग घट जाती है, फिर भी श्रमिकों को जो है इसके लिए बाध्य किया जाता था। यश, खुशबू, तो काफी स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन डी है, नील श्रमिकों की समस्या का समाधान। अगला क्वेश्चन, ये सभी को इसका आंसर देना है, आपको टाइम दिया जाएगा। तो क्वेश्चंस को पढ़िए पहले और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत का जो श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िए अच्छे से और फिर इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी रिपन वेल्लेरी। तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदारों के साथ ही समझौता किया गया था। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को जो है कर इकट्ठा करने का अधिकार देती है, भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार जमींदारों को दिया जाता है और जमींदार किसानों से सीधा कर इकट्ठा करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा करवाते थे। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। अब नेक्स्ट है भारत में पहली रेलवे लाइन किसके अधीन बिछाई गई थी? तो ये 1854 में थानेश्वर से बम्बई चलाई गई थी। तो ये था इसका जो राइट आंसर वो है लॉर्ड डलहौजी है। तो इसका जो राइट आंसर वो है लॉर्ड डलहौजी। बाद में पहले रेल लाइन बिछाई गई थी। डाक सेवा की शुरुआत भी जो है वो लॉर्ड डलहौजी के
काल में शुरुआत होती है। अब आगे है कि गुरु नानक देव ने किसके काल में सिख धर्म की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गुरु नानक देव ने किसके काल में सिख धर्म की स्थापना की थी, तो सिकंदर लोधी के काल में। तो यानी जो गुरु नानक देव थे वो सिकंदर लोधी के काल में थे। सिकंदर लोधी ने 1504 में जो है आगरा की स्थापना की थी और सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। और सिकंदर जो लोधी है ये हिंदू माता के संतान थे, लेकिन हिंदुओं के प्रति काफी कठोर थे। तो सिकंदर लोधी के समय जो है गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है कई बार अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है। बंगाल की सल्तनत की स्थापना किसने की थी। बंगाल की सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी मुर्शिद कुली खान ने, जो है बंगाल में सल्तनत से मतलब है कि जहाँ पर मुगलों से अलग होकर मुगलों के नियंत्रण से आजाद किया था बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि कौन सी पहली धातु थी जिसकी खोज और मानव द्वारा उपकरण के रूप में उपयोग किया गया था, जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी, जिसकी खोज सबसे पहले मानव ने की और उसी के उपकरण बनाकर इस्तेमाल करने शुरू किए थे, तो वह थी कॉपर। क्योंकि जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसे कांस्ययुगीन तांबे की सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। पहला शहरीकरण है हमारा सिंधु सभ्यता में हुआ था, क्योंकि लोगों ने कॉपर के जो है उपकरण बनाकर उसका इस्तेमाल करना शुरू किया था, खेती करनी शुरू की थी। तो इस तरीके से जो है पहली धातु जो तांबा थी, कॉपर जिसको कहते हैं। लोहा काफी बाद में प्रयोग किया जाने लगा था, 6वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शुरुआत होती है तब लोहा का विकास हुआ था, प्रयोग किया जाने लगा था। और इसी कारण जो है द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत होती है। तो सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्टेड आफ्टर द यूज ऑफ आयरन मेटल। और जो पहली धातु थी वो कॉपर थी। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जसतना के क्षत्रप होते हैं, गवर्नर मान लीजिए गवर्नर थे, तो ये मालवा जगह के जो गवर्नर को क्षत्रप कहते थे। तो ये जसतना के जो गवर्नर थे वो मालवा से संबंधित है। ओके, मुगलों ने फलों को कहाँ से आयात किया था। मुगलों ने फलों का आयात कहाँ से किया था, तो ये समरकंद से किया था। मुगल जो है भारत में जो फल मंगाते थे वो समरकंद से मंगाते थे। तो इस तरीके से आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। क्लास को एक बार फिर से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो, और रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट का एग्जाम। क्योंकि मैं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर करवा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। और यहाँ आप हमारे फिलर फॉर्म चैनल पे जाके जो है वही काम करना होगा। फिलर फॉर्म चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ पर आपको SST सीटेट क्लास नजर आएंगी, जिसमें जो मौलिक अधिकार से शुरू होती है पहले जो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो सिलेबस जो नए स्टूडेंट्स अभी आए हैं बाद में, तो वो इस तरीके से अपनी जो है तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस पूरा
संभावना है, तो उसी के आधार पर हम अभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का भी कोर्स अधूरा रहता है तो फिलर फॉर्म चैनल में जाके प्लेलिस्ट में एसएसटी सीटेट क्लास देख लीजिए, जो आपके पेपर सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8233651148 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको स्टडी नोट्स चाहिए तो भी आपको जानकारी दे दी जाएगी कांटेक्ट नंबर पे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीटेट का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है सारी अपडेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स 8 तारीख को जो है हमारा डाउट सेशन होगा रात को 9 बजे। कल जो है कल रात के 9 बजे जो है 30 मिनट के लिए जो है डाउट सेशन होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो उसका जो लिंक है गूगल मीटिंग का, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप वहीं से जो है अपना डाउट सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और